सर ना वाला क्वेश्चन है वो वर्क एनर्जी में भी आएगा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा तो यहाँ पे कवर करेंगे और बाकी जो बच्चे को वहां पे कवर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। पहले तो मुझे बताओ, स्प्रिंग का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर आपका ये है, मान लो समास एम है तो नीचे बताओ क्या होगा, बोलो। एम जी, नीचे ऊपर क्या होगा बताओ? केएक्स क्या होता है? रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, केएक्स क्या होता है? इधर देखो, इधर इधर इधर, रेस्टोरिंग फोर्स। और इस एंड में भी कितना लगेगा बताओ? जितना नीचे लगा उतना ही ऊपर लगेगा, केएक्स। तो यहाँ से केएक्स बराबर बताओ कितना हो जाएगा? एम जी, ये होगा ना, केएक्स इज इक्वल टू एम जी। वहां पर कितना था स्ट्रिंग के लिए? टी इज इक्वल टू एम जी। ठीक है ना, यहाँ पर कितना है? के इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, करो। इस स्प्रिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन था आपका, सेम ऐसे ही करना है। एक्सीलरेशन बताओ कितना होगा और टेंशन बताओ। हाँ, T1 T2 होगा। बेटे T1 T2 क्यों होगा? टेंशन तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी कितना होगा? टी होगा। यहाँ पर भी कितना होगा? टी होगा। यहाँ पर भी कितना होगा? टी तो होगा, सेम ही तो होगा सब में टेंशन। हाँ, टेंशन का वैल्यू बताओ कितना होगा। और एक्सीलरेशन बताओ। अभी पता चलेगा तुमने 3 दिन में क्या पढ़ा। क्वेश्चन करे, पहले क्वेश्चन कितने करे, और जितने मैंने कराए थे वो कितने करे। चलो जल्दी। आया नहीं आंसर? हाँ, इतना ही होगा। कितना? हाँ ठीक है। भाई क्या है इस क्वेश्चन में बताओ? तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने सर, वार्म अप के लिए। कट जाएगी 10G की साइड या 5G की साइड? तो टाइम कितना लिखोगे? 10G माइनस 5G अपॉन टोटल मास। करो जल्दी। कर लिया? 5G इक्वल टू हमने। ये भाई आंसर क्या निकाला बताना। भाई इधर कितना फोर? 5G। इधर कितना? 10G। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ? अनबैलेंस फोर्स। इधर बोलो कितना? 10G माइनस कौन, टोटल मास। ठीक है ना, 15 हो जाएगा ना। बताओ कितना हो गया? 5G अपॉन 15 कितना हो गया? G/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टी की वैल्यू बताओ कितनी है? कोई भी है तो यू इसका एफबीटी बना लो या इसका एफबीटी बना लो, मर्जी आपकी। करो जल्दी।
आ जाओ इधर आ जाओ। नहीं इधर तो आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। हाँ, यहाँ एनर्जी यहाँ आ जाओ। आप बोल सकते हो। टी की वैल्यू बताओ कितनी आई? आ गई। सेकंड वाली रो तुम कर भी रहे हो या बस आया नहीं आंसर अभी तक? कितना आया टी की वैल्यू बताओ? निकालो बेटा, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बोलो तो क्या कहता हूँ। भाई देखो एक्सीलरेशन इधर होगा ना, इधर देखो एक्सीलरेशन इधर है तो कितना हो जाएगा बताओ? टेन जी माइनस टी इज इक्वल टू कितना? एम ए। ये तो लगाना है, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? जी/3 आई है। वो वैल्यू रख दोगे, टी की वैल्यू रख दोगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। जी और जी, जी और एक्स। सेम याद है ना? तो भाई कर लेना भाई ये, ठीक है। नहीं होगा तो पूछ लेना भाई। ठीक है। अब क्वेश्चन है आपके, है ना? रस्सी को काटने पर या स्प्रिंग को काटने पर जो ब्लॉक बंधे होंगे रस्सी से या स्प्रिंग से, उनका त्वरण कितना होगा और उनका टेंशन कितनी होगी उनकी? ठीक है ना? देखो सर, ब्लॉक तो स्प्रिंग से बना हुआ है, ठीक है ना? और ये रस्सी से बना हुआ है। 2m, और इसका मास कितना है? m। ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, अभी कटा नहीं है तो इसका टेंशन बताओ कितनी होगी? अभी हमने इसको रस्सी को काटा नहीं, टेंशन बताओ कितनी होगी? कितनी होगी? बस स्प्रिंग है यहाँ तक, भाई देखो इस पे जी कितना लगेगा नीचे की तरफ बताओ? एम जी। यहाँ पर कितना? ओ एम जी। ऊपर कितना? एक्स। और यहाँ पर टेंशन कितनी है बताओ? टी है। तो के एक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी? टी प्लस टू एम जी होगी नहीं होगी? ठीक है, और टी की वैल्यू यहाँ से बताओ कितनी है? एम जी है। तो ये कितना हो गया? एम जी प्लस टू एम जी कितना हो गया बताओ? थ्री एम जी। थ्री। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से कट कर रहे हैं, ये रस्सी को कट कर दिया। अब बताओ क्या होगा? बताओ नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा?
जी से गिरेगा, फ्री फॉल किससे होता है, जी से होता है, ठीक है। और ऊपर वाला टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर कितना होगा एक्सेलरेशन। एक बात याद रखना, जब भी ये देखो रस्सी यहां से कटी, तो जो आपका स्प्रिंग है उसके लिए टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना। अभी देखो इसमें फोर्स कितना लग रहा है नीचे, बाहर कितना है टोटल 3 mg है ना। जैसे ही रस्सी कटेगी तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में नहीं आई, नहीं आई भाई। हमने जैसे रस्सी काटी, नीचे वाला तो किससे गया, जी से जाएगा नीचे, ठीक है ना। और जब हमने ये वाला जो स्प्रिंग कांस्टेंट की है, ठीक है ना, जैसे ये कटा इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 के लिए बात कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया, बताओ। तो बताओ एक्सलेरेशन बताओ कितना होगा, नीचे की अनबैलेंस कहाँ होगा, ऊपर कितना है 3g, नीचे वाला कितना था mg, ठीक है। और मास कितना हो जाएगा, एक लाइन लिख लो पहले, लिखो, इस समझ में आ जाएगा तुम्हें, लिख लो। रस्सी को काटने पर, इंग्लिश वाले भी लिख लेना हिंदी में, ठीक है। रस्सी को काटने पर टेंशन अचानक ये सडनली 0 नहीं होगा। रस्सी को काटने पर टेंशन सडनली 0 नहीं होगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स, लेकिन स्प्रिंग फोर्स पर टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, स्प्रिंग फोर्स टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। आज 2 क्लास का लक्ष्य डाला था हमने, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए डाला। तो अब सचिन सर को बुलाया जाए कि 3 लेक्चर आप पढ़ लो, उन्होंने क्लास 2 पढ़ रहे हैं, 3 महीने तक, 3 महीने दिन करवा ना, दिन में करवा कर तो दिन में करवा, दिन में करवा दो। कुछ आज होगा नया नया लेसन शुरू, कुछ रह जाए कुछ आगे बढ़े, लेकिन एक तरीका यह है, कल से नया लेसन शुरू हो जाएगा, कल से ये काम ये तो काफी है। कभी कल बारिश हो जाए फिर और कम हो जाए, दिन ऊपर तो बात है ना। मान लो ये कहने लगे कि 1 बजे के बाद हम जा रहे हैं, सर आ गए क्या, नहीं यार उनसे टाइम की सेटिंग बैठानी पड़ेगी, एक बार बस हो गया बना, ये अगर हो जाएगा ना, तो एक तो ये वहाँ ये हो जाता है, सुबह में हो जाता है सीटिंग में, रेड हो गया था वहाँ पे। ये रेड हो जाएगा ना, सीटिंग कहता है कि जो बराबर नहीं वो एक काम करना है। तो फिर कोई प्रॉब्लम आती है मेरी, यस सर। क्या लिखवाया मैंने बताओ, बस बस बस। देखो भाई अब हमने क्या करा, इसको यहाँ से कट कर दिया, इसके लिए तो पता है ये फ्री फॉल से गिरेगा तो इसका एक्सीलरेशन कितना जी रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला देखो जरा, ये कितना है बताओ 2m, ठीक है। ऊपर की तरफ सी एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आई थी 3 mg, नीचे की तरफ अब कौन है 2mg, ठीक है। एक्सीलरेशन बताओ कितना होगा 3 mg माइनस 2mg अपॉन कितना 2m, ठीक है। ये एक्सीलरेशन आएगा, आगे कोई क्वेश्चन, ठीक है, कर लो नोट। भाई तुम फिर भी चले गया,
तो उसमें नाउ आंसर ऑन कर लिया। क्या देख रहे हो? है ए की वैल्यू 3/2 ठीक है ना। ऊपर वाला जो है ब्लॉक वो कितने एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, और दिशा क्या होगी इसकी, डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। डाउनवर्ड की होगी, अपवर्ड डायरेक्शन। चले भाई। स्प्रिंग को काटने पर दोनों ब्लॉक का त्वरण क्या पूछे। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग को काटना है, पहले रस्सी को काटा था, अब स्प्रिंग कट करना है। क्या क्या है बताओ, नीचे वाले का बताओ पहले। नीचे तो वही रहेगा फ्री फॉल से, इसका कितना आएगा जी, ऊपर वाला। ऊपर वाला नीचे जा रहा, गिर रहा नीचे, वो तो ऊपर से बंधा हुआ है, यहाँ पे इसको कट कर रहा है, इसको ये कट कर रहे हैं बेटा, स्प्रिंग। स्प्रिंग तो नीचे है, हाँ वहां से ऊपर है। हाँ तो ये ऊपर से बंधा हुआ है, तो ये नीचे जी से गिर जाएगा नीचे। नीचे नीचे कहाँ गिरेगा, ठीक है। आप क्या होगा वो एक्सप्लेनेशन बताओ कितना होगा, ये भी होगा। तो फिर अभी ठीक है बात, ठीक है सर ये तो ऊपर वाला। हाँ सही है भाई, ऊपर वाला तो क्या करेगा, ये तो रस्सी है ना, ऊपर वाला तो एक्सीलरेट नहीं करेगा, तो इसके लिए तो ए कितना हो जाएगा, 0। और ये कितने से गिरेगा, जी से गिरेगा। लिख लेना इसके लिए। स्प्रिंग को काटने पर जो फ्री एंड जनरेट होगा है ना, स्प्रिंग को काटने पर फ्री एंड जनरेट होगा, जिसके कारण स्प्रिंग बल क्या हो गया अचानक, 0 होगा। जनरेट होगा, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि जो रस्सी है, जो टेंशन है, वो आपको क्या, वो क्या करेगी खुद, सेल्फ एडजस्ट हो जाएगी, है ना, ठीक है ना। और रस्सी में तनाव तो 0 हो जाएगा ना, ऊपर फ्री एंड है क्योंकि नीचे।
हाँ सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है, एक रॉकेट है, ठीक है। इसका मास बताओ कितना मास है, किसका, बॉडी का भी है और फ्यूल का भी है, ठीक है ना। बॉडी प्लस फ्यूल, ठीक है। और जो गैसेस नीचे से क्या हो रही है, एग्जॉस्ट हो रही है, उनकी वेलोसिटी कितनी है बताओ, वी, ठीक है। भाई ये क्या है, आपका एक रॉकेट है। हम रॉकेट को ऊपर जाएगा, एस्केप करेगा, तो नीचे गैसें चलेंगी, ठीक है। उनकी वेलोसिटी कितनी है, वी है, ठीक है। और इसका पूरी बॉडी का मास कितना है, बॉडी का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसका बॉडी भी आ जाएगा, स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, और जो उसके अंदर फ्यूल है वो भी इंक्लूड, ठीक है ना। तो एम क्या हो गया उसका, मास, बॉडी प्लस फ्यूल, और वी क्या हो गया, एग्जॉस्ट गैस का वेलोसिटी, ठीक है ना। एग्जॉस्ट गैस का वेलोसिटी, ठीक है ना। तो आपने जो है ये पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू कितना था बताना, एम डीवी अपॉन डी टी प्लस, बोलो, वी डीएम अपॉन डी टी। सबसे स्टार्टिंग में जब शुरू किया था हमने, ये फॉर्मूला लिखा था, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इस, ये वैल्यू कितनी होगी, डीवी अपॉन डी टी, बताओ। क्यों हो जाएगी जीरो, हाँ जो ये इसकी क्या है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना, जो गैसेस की एग्जॉस्ट है वो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। तो ये तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, बी डीएम अपॉन डी टी, और डीएम अपॉन डी टी बताओ क्या है, डीएम अपॉन डी टी बताओ क्या है, बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मास परिवर्तन की दर है, द्रव्यमान है ना। और दूसरी क्या बोल सकता हूँ उसको मैं, ईंधन के जलने की दर, ये भी लिख सकता हूँ ना। भाई ईंधन जैसे जैसे क्या होगा, रॉकेट ऊपर जाएगा, ईंधन जलेगा, मास क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो डीएम अपॉन डी टी क्या होगा, ईंधन के जलने की दर, है ना, या फिर द्रव्यमान परिवर्तन की दर, ठीक है ना। तो एफ इज इक्वल टू फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, बताओ फोर्स कहां पर लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये कितना लगेगा फोर्स बोलो, ये वी डीएम अपॉन डी टी, ठीक है ना। लिख दो इसको। ये है आपका, वो किसके रेस्पेक्ट में स्पीड है, एग्जॉस्ट गैस की रॉकेट के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। ये वी किसके रेस्पेक्ट में है, रॉकेट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। पीएम को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन, रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन। चले भाई, हो गया।
rate of fuel consumption. Here v is the speed of exhaust gas with respect to rocket. चलो देखो भाई बस केस फर्स्ट लिखो आप, हिंदी में लिख लेना। जब रॉकेट धरातल से, जब रॉकेट धरातल से संपर्क को संपर्क को ठीक छोड़ता है, जस्ट लीव द कॉन्टेक्ट विद सरफेस। जब रॉकेट धरातल से संपर्क को ठीक छोड़ता है, ठीक है ना, व्हेन रॉकेट जस्ट लीव्स द कांटेक्ट विद सरफेस। मुझे आप बताओ, जब वो धरातल से ठीक क्या कर रहा है, संपर्क को छोड़ता है, तो उसपे बल कितना होगा, फोर्स कितना होगा उसका, बता सकते हो भाई? इस पे टोटल नीचे की तरफ कितना लगेगा बोलो, mg, और ऊपर कितना लगेगा, आप प्लस ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो कितना होगा जब वो बिल्कुल ठीक संपर्क छोड़ता है, तो ये वाला जो एफ होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो एफ ऑफ थर्स्ट इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, mg, ठीक है। और एफ की वैल्यू आपने क्या निकाली अभी, वी एम अपॉन डी टी इक्वल टू कितना, mg। तो आपसे वो दो चीजें पूछ सकता है यहाँ से, एक तो पूछ सकता है रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन, ठीक है ना, और या फिर क्या पूछ सकता है वो, स्पीड विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है ना। एडजस्ट हो जाओ तमाम, ठीक है। तो यहां से बताओ जरा मुझे, v कितना हो जाएगा, mg अपॉन dm अपॉन dt, ठीक है। और dm अपॉन dt अगर पूछ ले आपसे कितना हो जाएगा बताना, mg अपॉन, अभी क्वेश्चन करेगा ना तो डायरेक्ट लिखूंगा फॉर्मूले में, लिख लो। केस फर्स्ट क्या है आपका, जब रॉकेट धरातल से ठीक संपर्क छोड़ता है, जस्ट लीव द कॉन्टेक्ट। क्या, जब, देखो सेकंड केस लिखो, सेकंड केस लिखो, यदि रॉकेट धरातल से, यदि रॉकेट धरातल से, यदि रॉकेट धरातल से किसी प्रारंभिक त्वरण से संपर्क छोड़ती है, यदि रॉकेट धरातल से किसी प्रारंभिक त्वरण से ठीक संपर्क छोड़ती है, if rocket if rocket leaves the contact with an initial acceleration, the contact with an initial acceleration, बताओ ये कब पॉसिबल है, कैसे हो जाएगा भाई,
रॉकेट जब चलेगा तो गैसें जलेंगी, मास कैसे कांस्टेंट हो जाए? बताओ। इसमें मास मास वेरिएबल नहीं होगा। तो बाइक चलती है, बाइक का वजन कम नहीं हो रहा, वो नहीं चल रहा है, मास कैसे कांस्टेंट? भाई देखो, इनिशियल एक्सीलरेशन के लिए कंडीशन क्या होगी, जो एफ अप थ्रस्ट है वो किसके ग्रेटर होना चाहिए? एमजी के ग्रेटर देन होना चाहिए सर। ठीक है। अब एक्सीलरेशन बताओ उसका कितना होगा, इनिशियल एक्सीलरेशन? भाई ऊपर की तरफ कौन लग रहा है? एफ। ठीक है। चलो, माइनस नीचे की तरफ कितना? एम इनिशियल बोल रहा हूँ उसको। ठीक है ना? इनिशियल एम जी अपॉन मास कितना है इसका बोलो? एम इनिशियल। ठीक है ना? एफ ऑफ थ्रस्ट की वैल्यू बताओ कितनी थी? इसको वी आर बोल रहा हूँ, रिलेटिव टू रॉकेट। ठीक है ना? इनिशियल वाला ना, और ये कितना माइनस एम आई जी अपॉन 1। ये क्या होगा आपका इनिशियल एक्सीलरेशन, लिख लो। इनिशियल एक्सीलरेशन होगा जब रॉकेट क्या करेगा, जस्ट लीव द कॉन्टेक्ट। बताओ, ये तो उसका किसके लिए था, इनिशियल के लिए था। और टी टाइम बाद एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। टी टाइम बाद एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन कम होगा, कितना होगा? ये फॉर्मूले में क्या चेंजिंग आएगी? ट्यून क्या होगा? ये कम हो जाएगा ना, देखो। एट टाइम टी, टी पर कितना हो जाएगा, कितना था ये? वी पीएम अपॉन, ये तो कंजप्शन तो सेम ही रहेगा। ठीक है। माइनस, अब तो इनिशियल मास था, फिर क्या आ जाएगा आपका, उस टाइम टी पर जितना भी मास कम हो वो आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसको बोल दूं मैं एम जी अपॉन। ठीक है। देखो, अगर एक्सेलरेशन को भरना है तो ये वैल्यू को क्या होनी पड़ेगी, बताओ, मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। मास डिक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज, ये भी डिक्रीज हो रही है। और जो पूरी वैल्यू है इधर वाली, ये क्या हो रही है फिर, इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है। देख लेना, एट टाइम टी इज इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन होगा। अब क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं, उसको सॉल्व कर। लिखो क्वेश्चन। किसी रॉकेट का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। किसी रॉकेट का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। इफ मास ऑफ रॉकेट इज 1000 kg, वह ईंधन के जलने की दर 5 किलोग्राम पर सेकंड है। हाँ, मास ऑफ द रॉकेट, वह ईंधन के जलने की दर 5 किलोग्राम पर सेकंड है। एंड रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन इज 5 kg पर सेकंड। एंड रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन इज 5 kg पर सेकंड। पहला लिखो, गैसों के निकलने का वेग ज्ञात कीजिए।
पहला क्वेश्चन है, गैसों के निकलने का वेग ज्ञात कीजिए। फाइंड एग्जॉस्ट स्पीड सच दैट, गैसों के निकलने का वेग ज्ञात कीजिए जब रॉकेट सतह से संपर्क, ठीक संपर्क छोड़ता है ना। फाइंड एग्जॉस्ट स्पीड सच दैट rocket can just leave the contact with surface. दूसरा लिखो इसमें, यदि प्रारंभिक त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यदि प्रारंभिक त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से छोड़ती है, तो आपको स्पीड बतानी है रॉकेट की कितनी होगी। विथ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द स्पीड ऑफ रॉकेट। अगर प्रारंभिक त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो वो हमें v की वैल्यू बतानी है। पहले तो आ गया होगा सबका आंसर। भाई यदि प्रारंभिक त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, इंग्लिश में विथ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द स्पीड ऑफ द रॉकेट। पहले वाले का आंसर कितना आया बताओ भाई। 2 2 मीटर, 2000 होगा सर, 2000 होगा। सही है। मैं किलोमीटर में निकाल दिया 2 किलोमीटर पर सेकंड। पहले वाला तो आ गया होगा सबका आंसर। जब ठीक संपर्क छोड़ती है तो कितना होगा, एफ इज इक्वल टू एम जी, और एफ की वैल्यू कितनी रखी हुई, पी डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, बी निकल जाएगा। और ईंधन के जलने की दर गिवन है आपके पास, और उसका क्या वेट गिवन है आपके पास। आ गया आंसर। दूसरा बताओ कितना, 24 तो आ गया। सेकंड वाला बताओ कितना। सेकंड वाला ठीक है, 1 किलोमीटर में था। तो आंसर सेकंड वाला कैसे निकाला होगा बताना। इनिशियल एक्सीलरेशन बताना कितना करा है ना। हाँ भाई, आ गया आंसर। हमें बी चाहिए ना। भी रखो।
एम की वैल्यू रखो कितनी आएगी? इतना नहीं हो निकालो। क्या भाई आंसर कितना आया? 2400 मीटर पर सेकंड आ गया ना? 2400 आ गया। ये है ना, बस एम की वैल्यू कितनी है? 1000। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। और जी कितना है? 10। और इसका वैल्यू कितनी थी? 5। बस। अब इसमें थर्ड केस लिखो। दूसरी स्थिति के अनुसार, जो ये वाला सॉल्व करा ना, इसी के अनुसार 1 मिनट बाद रॉकेट का त्वरण क्या होगा? दूसरी स्थिति के अनुसार 1 मिनट बाद रॉकेट का त्वरण क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट आफ्टर 1 मिनट? सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट आफ्टर 1 मिनट? हाँ भाई, करो जल्दी। हाँ भाई।
आगे आंसर। दो क्या कर भाई देखो, पहले आप क्या निकालोगे? पहले मास निकालोगे ना, कितना मास कम हुआ, है ना, 1 मिनट में। तो बताओ कैसे निकालोगे? डीएम अपॉन dt इंटू कितना, टी। कितने मिनट बाद बोला था उसने? 1 मिनट, 1 मिनट बाद ना। इसकी वैल्यू बताओ कितनी है? 5। और सेकंड कितना हो जाएगा ये बताओ? 300 केजी। यानी कि 1 मिनट में कितना वेट कम हो गया उसका, बोलो? 300 केजी। ठीक है, तो एम की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? 1000 पहले थी, 300 खर्च हो गया तो कितना बचा? 700। तो एटी की वैल्यू बताओ कितनी आई थी, है ना? एटी की वैल्यू कितनी थी बताओ? थ्री पॉइंट dt माइनस कितना, एनजी अपॉन कितना था, कितना? हाँ, जो भी आंसर कैलकुलेशन कर लेना बस। करो भाई जल्दी करो। मैंने बोला ना, दूसरी कंडीशन के अनुसार, दूसरी कंडीशन में बी की वैल्यू कितनी आई थी? दूसरी कंडीशन में बी की वैल्यू 2400 आई थी ना। तो 2400 गुना 5 माइनस कितना, 7000। और नीचे कितना, 700। क्वेश्चन और करूं? लिखो भाई। रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान, रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान 1200 किलोग्राम है। रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान 1200 किलोग्राम है तथा गैसों के बाहर निकलने का वेग 4 किलोमीटर पर सेकंड है। तथा गैसों के बाहर निकलने का वेग 4 किलोमीटर पर सेकंड है। रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान 1200 केजी है तथा गैसों के बाहर निकलने का वेग 4 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि रॉकेट यदि रॉकेट गुरुत्व विहीन क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, यदि रॉकेट गुरुत्व विहीन क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, तो इसके प्रक्षेपण के लिए तो इसके प्रक्षेपण के लिए आवश्यक ईंधन के जलने की दर क्या होनी चाहिए? तो इसके प्रक्षेपण के लिए आवश्यक ईंधन के जलने की दर क्या होनी चाहिए? और ए की वैल्यू ले लेना आप। ए इनिशियल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंग्लिश में लिखो। इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इज 1200 kg। इनिशियल मास of rocket is 1200 kg and exhaust velocity of rocket is 4 km/s. Yes. Exhaust is 4 km/s. If rocket is launched in free gravity space, if, if rocket is launched in gravity free space, then
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीएम अपॉन डीटी ना, रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन, और एक्सलेरेशन ले लेना आप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ भाई आगे आंसर। हाँ आगे आंसर। क्या करो इसको करो जल्दी। हाँ 600 कितना, 600 600 तो नहीं आएगा बेटा, सॉल्व में कर रखा लेकिन 600 नहीं आएगा। डीएम अपॉन डीटी ना, सीआरपी की है आपके पास, एम की वन है, क्या फॉर्मूला क्या लगा रहे हो भाई, ग्रुप फ्री स्पेस में क्या करेगा, एफ अब फिर उसको किसके इक्वल लिख रहे हो, एम जी के इक्वल लिख रहे हो ना, बस वो वाला फॉर्मूला लगाओ। और एफ को क्या लिखोगे, बी डीएम अपॉन डी टी, बस यही तो लो। तो एक्सप्लेनेशन क्यों है कि भाई ये तो लगा रहे होंगे देखो आप। एम की वैल्यू बताना कितनी है, कितनी है, 1200 है ना, न- ना? कितना आ रहा बताओ, गुरुत्व विहीन क्षेत्र है तो ये इसकी जगह आप एम ए लिखोगे, एम जी की जगह क्या लिखोगे आप, एम ए लिखोगे, गुरुत्वहीन क्षेत्र है ना, ठीक है ना, तो इसकी जगह भी कितना लिखोगे आप, एम ए, और यहाँ भी कितना हो जाएगा एम ए, तो 1200 इंटू, तो अपॉन बी की वैल्यू कितनी थी, बी कितनी थी, 4000 हो जाएगा ना, 4 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, तो बस अब देख लेना कितना आएगा, 2400 बटे 4000 में, हाँ 4 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कर दोगे ना उसको, हाँ? सारे और भी रख लिए थे वो जो ऊपर वाले जो मास वगैरह था, सब रख लिया था, तो आंसर कैसे मैच करना जरा इससे, हो गया ना मैच, हाँ मैच हो गया। आ गया आंसर, घर्षण बताओ भाई क्या होता है मुझे, फ्रिक्शन, किसी ने तुम्हारे से पूछा फ्रिक्शन बताओ तो ये कहूंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, ये सबसे क्लियर है। और रिलेटिव मोशन का अपोज कैसे करता है समझा सकते हो, रिलेटिव मोशन क्या होगा भाई, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ठीक है, जो उसके क्रिस्टल होंगे ना नीचे वाले, वो उससे क्या होंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे ना, तो वो क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन को अपोज करेंगे भाई, बात समझ में, ठीक है ना भाई, जो बॉडी के आपके जो बॉटम का सरफेस होगा और जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा, उसके जो क्रिस्टल होंगे वो क्या होंगे, सेम सेम तो नहीं होंगे ना, अगर स्मूथ है तो सेम होंगे, नहीं तो क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे ना, तो उसके रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, वो अपोज करेगा, आए समझ में? और कुछ बताओ, बताओ,
जो किसी भी वस्तु के खिसकने के लिए क्या करता है, ओपोज करता है ना, और उसकी रिलेटिव मोशन का क्या करता है, ओपोज करता है। ठीक है, लिख लो, घर्षण की डेफिनेशन लिख लो क्या होती है। संपर्क सतह पर लगने वाला वह बल, संपर्क सतह पर लगने वाला वह बल जो वस्तु के खिसकने की प्रवृत्ति, संपर्क सतह पर लगने वाला वह बल जो वस्तु के खिसकने की प्रवृत्ति या सतह के मध्य, सतह के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है, या सतह के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इट इज एन अपोजिंग फोर्स, सतह संपर्क पर लगने वाला वह बल जो वस्तु की खिसकने की प्रवृत्ति या सतह के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इट इज एन opposing force at contact surfaces, yeah, at contact surfaces of two bodies which opposes, इसलिए लिखवा रहा हूँ, आगे फिर हम पढ़ेंगे ना, वहां थोड़ा सा यूज आएगा ना, एक तो डेट नहीं है कोई लिखवाने का। क्या लिखा, ऑफ टू बॉडीज विच opposes द टेंडेंसी ऑफ sliding, which opposes the tendency of sliding or the relative sliding, और relative motion लिख देना बिल्कुल। स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ क्या होता है, स्टैटिक घर्षण बल, स्टैटिक, यदि कोई वस्तु पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रही है, गतिशील नहीं हो रही है ना, हम क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो क्या हो रही, गति में नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे आप, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और कोई भी जो आपके फ्रिक्शन होगा या फिर वस्तु गतिशील किसकी वजह से होगी, उसके स्वयं के भार के कंपोनेंट की वजह से होगी ना। ठीक है ना, वस्तु गतिशील कैसे होगी, स्वयं के बाहर के कंपोनेंट के कारण। भाई एक नट तल पर कोई ब्लॉक रखा है तो वो कब गतिशील होगा, किसके वजह से गतिशील होगा, जो उसका बाहर का स्टैटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसकी वजह से होगा ना, mg sin थीटा। ठीक है, और अच्छा एक बात और बताओ, अगर ये जो है, ये वस्तु कब गतिशील होगी, अच्छा देखो, और कोई, चलो वो भी पढ़ेंगे, एंगल ऑफ रिपोज है ना वो पढ़ेंगे फिर आप। ठीक है, देखो भाई साहब, बात नहीं बच्चों, हाँ क्या होगा, बात बात नीचे बताओ कौन, एम जी, ऊपर की तरफ कौन है बताओ, हाँ ठीक है, और ये क्या है आपका, घर्षण गुणांक कितना है, म्यू एस, इस तल का घर्षण गुणांक कितना है, म्यू एस, तो एफ एस की वैल्यू बताओ कितनी होगी, प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, आर के, आर के प्रोपोर्शनल होगा, और एफ एस कितना हो जाएगा बताओ मैक्सिमम, म्यू एस इंटू आर, और आर की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ जी के।
तो जो आपका स्थैतिक घर्षण बल होगा वो किस क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एम जी। ठीक है, म्यू एस इंटू एम जी। और इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कितना, म्यू आर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू आर की। ठीक है, लिख लो। अच्छा, तो म्यू की वैल्यू किस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? म्यू का मान किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? सरफेस पर, और वेट पर। लिख लो म्यू का मान, लिख लो। म्यू एस का मान संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। म्यू एस का मान संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। म्यू एस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस। म्यू एस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस। अच्छा, ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है नहीं करता है बताओ, एरिया पे? बताओ बच्चों। भाई संपर्क सतह का एरिया पे निर्भर करेगा नहीं करेगा, ये बताओ। करेगा। क्षेत्रफल पर तो उसके बताओ, ये करेगा ना, ये करेगा, करेगा। लिख लो, घर्षण बल का मान, घर्षण बल का मान संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया। घर्षण बल का मान संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। थर्ड पॉइंट लिख लेना इसका। संपर्क सतह पर घर्षण बल का मान बाह्य बल के साथ चेंज होता रहता है। संपर्क सतह पर घर्षण बल का मान बाह्य बल के साथ परिवर्तित होता रहता है। फ्रिक्शन फोर्स एट परिवर्तित होता रहता है, और जैसे जैसे बाह्य बल लगाएंगे हम तो फ्रिक्शन क्या होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होता रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स एट कॉन्टेक्ट सरफेसेस वेरीज विद अप्लाइड फोर्स। देखो भाई देखो, जी बताओ कितना, 10 जी, ऊपर कितना रहेगा, आर। एफ एस की वैल्यू बताओ कितनी होगी, बताओ तुम बताओ, बताओ एफ एस की वैल्यू बताओ, बताओ फॉर्मूला बताओ, अच्छा कितना अभी लिखवाया था, लिखवाया था अभी कितना लिखा था बताओ, 20 पे वैल्यू बताओ इसकी, मैं पूछ रहा हूँ उसका फॉर्मूला। अभी लिखा नहीं तुमने, कॉपी में देखो जरा, यहाँ नहीं आओ तो तुम लिखोगे भी, कितना होगा बताओ, म्यू एस इंटू आर।
ठीक है, म्यू की वैल्यू बताओ कितनी है, आर की वैल्यू बताओ कितनी है, कितनी है, 10 जी, और ये कितना हो जाएगा आपका 100। बताओ कितना आ गया, कितना आ गया बताओ, 20 न्यूटन। ठीक है, अब देखो एक बात देखो यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल है और एक तरफ क्या है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अगर आपका फ्रिक्शन, अगर ये क्या हो आपका एफ एक्सटर्नल 0 हो, तो एफ एस की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अगर ये क्या हो 5 न्यूटन हो, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 5 न्यूटन ही होगी। ठीक है, अगर ये 15 न्यूटन हो, तो ये भी कितनी होगी, 15 न्यूटन, 15 न्यूटन होगी। अगर ये कितना हो 19 हो, तो ये कितनी होगी, अगर ये 22 न्यूटन हो, तो ये कितनी होगी, अगर ये 22 न्यूटन हो, फ्रिक्शन बताओ कितना होगा इस केस के लिए, ना ये कितना होगा 20 होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये क्या करेगा अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है ना, और जैसी वैल्यू कितनी आएगी 20 न्यूटन, तो एफ क्या होगा आपका जो बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी, बताओ। ये बात समझ में आ गई ना, अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना है, अगर एक्सटर्नल फोर्स कितना है 22 न्यूटन। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करा 22 न्यूटन का बल लगाया, तो एफएस की वैल्यू कितनी होगी, एफएस की वैल्यू कितनी होगी, इतनी ही रहेगी, वो एडजस्ट नहीं होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है ना, कितना निकाला आपने, ठीक है, लिख लो। पीछे बैठना क्या, सीधा बैठ जाओ, हल्दी नहीं बनी क्या सीट, नहीं मैं इधर को होके लिख लूंगा, पढ़ लो बैठ के सेकंड का वाला, वैसे कर दूंगी नहीं, अरे फिर करा के ग्राफ बनाना जरा इसमें, ग्राफ एफ एफ लाइट में और एफ 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 एस में, बताना कैसे आएगा, जो भी वैल्यू लिखी ना उसके अकॉर्डिंग बता दो शायद, बनाओ। भाई 0 के लिए कितना आया था 0 आया था, 5 के लिए कितना आया था 5। ठीक है, 19 तक कितना आया था, सेम आया था ना। ठीक है, और फिर मैक्सिमम पर कितना हो गया था, एफ एस की वैल्यू क्या हो गई थी आपकी, कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये क्या था आपका एफ एस मैक्सिमम, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। कैसे, ऐसे वाई इज इक्वल टू कितना है एक्स है ना, एक्स, और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1, तो 10 की वैल्यू कितनी है 145। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा मैं वो करो।
संपर्क सतह पर घर्षण बल का मान एवं त्वरण ज्ञात कीजिए। संपर्क सतह पर घर्षण बल का मान एवं त्वरण ज्ञात कीजिए। और ये 37 दे रखा है आपको। बस ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। वाला वापस एक गया ना होगा। जल्दी छोड़ना है ना, करा ठीक है। काम भाई बताओ, आया और इसका आंसर क्या था क्वेश्चन को? एम की वैल्यू कितनी थी? 10 20 केजी है। म्यू का वैल्यू कितना है? ठीक है। और फोर्स ये लग रहा है कितना? 50 न्यूटन। ठीक है, ये एंगल कितना है? 35। ठीक। पहले तो मुझे ये बताओ, सुनो इधर, ये वैल्यू कितनी आई बताओ जल्दी। 50 cos 37 कितना आया? कितना आया बोलो? 40 न्यूटन। इधर बताओ कितना आएगा? 30 न्यूटन। नीचे कितना? 20 जी। ऊपर कितना? आर। ठीक है, तो आर की वैल्यू बताओ कितनी आई पहले? बताओ भाई, आर की वैल्यू कितनी आई? 40। हाँ भाई, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू कितना? डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड कितना है? आर है। नीचे की तरफ बताओ कौन कौन है? एक तो कितना है? 20 जी। और एक कितना है? कितना आ गया? आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 240 मीटर। ठीक है। और एफ एस बताओ कितना आ जाएगा? कितना है? म्यू एस इंटू आर। बताओ जल्दी निकालो कितना आएगा फटाफट। हम्म, इसकी वैल्यू फिर एक्चुअल में कितनी आएगी? एफ एस की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आएगी? एफ एस कितना है भाई इसकी वैल्यू? म्यू एस इंटू आर की वैल्यू बताओ। अरे निकालो बेटा, मैं ठीक हूँ। म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 28। 48। ठीक है, एफ एस की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 48। तो बताओ मुझे, बताओ ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? बताओ क्यों नहीं चलेगा? ये 48 है और इधर कितना लग रहा है? 40 लग रहा है। ठीक। भाई नीचे की तरफ कौन है? 40 है। इधर चलाएगा कौन इसको? ये वाला कंपोनेंट तो चलाएगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी है? एफ एस से कम आ गई ना, तो एस्केलरेशन तो क्या होगा? नहीं होगा, एस्केलरेशन तो जीरो। और एफ एस की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आएगी बताओ? ये वाली वैल्यू आएगी या ये आएगी बताओ? ये वाली आएगी ना वैल्यू। पता है ना क्यों आएगी? ठीक है, तो एफ एस इक्वल टू कितना होगा? 13 न्यूटन। और एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। करो नोट। फिर करूँ? ये समझ में आ गया कैसे आया? भाई इधर कौन सा कंपोनेंट होगा? 37 एंगल है ना, तो 50 cos 37 कितना होता है? बताओ। बताओ जल्दी कितना होगा? cos 37 बताओ कितना? 4/5। और ये कितना हो जाएगा बताओ? 10 से कटेगा तो 4 10 का कितना हो जाएगा? 40 नहीं आ गया? हाँ। चाहिए कैसा आया? क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं चल रहा।
सात बाबू देखो 20 जी तो नीचे लग गया है ना, और एक फोर्स नीचे ये भी तो लग रहा है ना 40 जी। ठीक है, तो ऊपर वाला फोर्स अपवर्ड फोर्स कितना आ रहा है, डाउनवर्ड फोर्स कितना है, बोलो भाई। क्या हुआ था, जो ऊपर वाले फोर्स है इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। ठीक है ना, तो 20 ये कितना हो गया 20 जी, जी की मैंने वैल्यू रख दी 200, प्लस ये कितना है 40, तो कितना हो गया 240 न्यूटन। और ये कितना आ गया आपका 47 न्यूटन, जो किससे कम है, इससे कम है, तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट में ही रहेगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है आपका, ठीक है ना। और तो कितना जाएगा वो 30 न्यूटन ही होगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री वाले आ गए थे मैडम, मैडम आगे चला गए मैडम आगे। चलो फिर और कल पढ़ ले बस, है ना। पुलिंग बताओ, पुलिंग और पुशिंग में क्या इजियर होता है, बोलो। पुल करना इजियर होता है, पुश करना इजियर होता है। कोई पुश बोल रहा है, कोई पुल बोल रहा है, तो पुल करना easier है। आज जाके करके देखना, है ना, एक ब्लॉग लेना, उसको पुल भी करना पुश भी करना, फिर देखना फोर्स कितने ज्यादा लगेगा ना। पुलिंग इजियर होता है बेटा, पुलिंग। ठीक है भाई। कल देखा। थोड़ा सा पढ़ के आना बेटा, सारा पीछे का ना। ठीक है। हाँ, ठीक।